दृष्टि आइज के ऑडियो आर्टिकल में आपका स्वागत है। आज का ऑडियो आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2018 और द हिंदू में प्रकाशित लेख स्टेइंग पावर ऑफ द पास फेल सिस्टम के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट भी शामिल हैं। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियां। अभी हाल में आई दो खबरों ने देश की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। एक खबर तो बिहार से आई, जहां 10+2 में 8 फैकल्टी के टॉपर के गड़बड़ झाले के साथ साथ आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कई छात्रों के बोर्ड परीक्षा में नाकाम होने का मुद्दा छाया रहा। वहीं दूसरी तरफ क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में दुनिया के 150 विश्वविद्यालयों में से एक भी भारतीय विश्वविद्यालय के शामिल न होने का मसला गमगीन कर गया। हालांकि बिहार के बारे में यह कहा गया कि पिछले वर्ष के टॉपर घोटाले के बाद काफी कड़ाई से परीक्षा ली गई है, इसलिए 64% छात्र फेल हो गए। वहीं क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में कहा गया कि पिछले साल की अपेक्षा भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को 152वां स्थान मिला है। बहरहाल इस प्रकार के तर्क दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है से ज्यादा कुछ नहीं समझे जा सकते। सच्चाई यह है कि देश को आजाद हुए 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी देश की 74% आबादी ही साक्षर है। आज भी 20% बच्चे प्राथमिक शिक्षा और 36% बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। राइट टू एजुकेशन फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश में शिक्षकों के 5 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि 6.6 लाख शिक्षकों को ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जहां तक उच्च शिक्षा का सवाल है, तो अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात आज भी मात्र 23.6% है, यानी 76% विद्यार्थी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग 40% लेक्चरर्स के पद खाली हैं, जबकि राज्यों के विश्वविद्यालयों की स्थिति और भी नाजुक है। जहां तक ज्ञान विज्ञान और नवाचार की बात है, तो इस मामले में भी भारतीय शिक्षण संस्थान अन्य विकसित देशों से बेहद कमतर नजर आते हैं। आरोप यह भी लगता है कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों से पढ़कर निकलने वाले अधिकांश स्टूडेंट्स के पास डिग्री तो होती है, लेकिन काम का हुनर नहीं होता। कहने का मतलब यह कि स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक हमारी शिक्षा व्यवस्था जर्जरता की शिकार होती जा रही है। इसके अलावा शिक्षा के निजीकरण का बढ़ता जोर भी इसे अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। क्या यह हमारी शिक्षा व्यवस्था की खामी नहीं है कि जिस देश में विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला की स्थापना हुई थी और जहां नालंदा जैसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय मौजूद थे, आज उसी देश का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के शीर्ष 150 यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं बना पाता है। क्या यह विचार करने लायक नहीं है कि आज भी बजट का मात्र 3.5% ही शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि कोठारी आयोग ने 1968 में ही इसे 6% करने की सिफारिश की थी। क्या यह संदेहजनक नहीं है कि नई शिक्षा नीति पर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट साल भर से मंत्रालय में धूल फांक रही है, लेकिन आज तक वर्तमान सरकार नई शिक्षा नीति जारी नहीं कर पाई है। इसलिए स्पष्ट है कि देश में शैक्षणिक परिदृश्य की स्थिति संतोषजनक नहीं है। अतः मूल सवाल यह है कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था कैसे अपनाएं जो न सिर्फ रोजगार परक हो, बल्कि व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण में भी सहायक हो। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता है यह आर्टिकल। यदि बात करें वर्तमान दौर में भारतीय शिक्षा व्यवस्था की चुनौतियों की, तो सबसे पहली बात यह उभर कर आती है कि 21वीं सदी के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के विस्फोट के युग में हम उस अनुरूप अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं ढाल पाए हैं। ज्ञान की दुनिया अब किताबों के पन्नों से निकलकर कंप्यूटर और मोबाइल की स्क्रीन पर आ गई है, लेकिन हम आज भी अधिकांशतः ट्रेडिशनल लर्निंग मेथड को ही अपनाए हुए हैं। इसलिए अपनी अधिगम तकनीक को अद्यतन या अप टू डेट बनाना बड़ी चुनौती है। तभी सरकार द्वारा प्रायोजित मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज आदि जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है। दूसरी चुनौती यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली हेड हैंड हार्ट में अभी तक सामंजस्य नहीं बैठा पाई है। काम की दुनिया और ज्ञान की दुनिया के बीच अंतराल अभी भी बना हुआ है।
अभी भी जानकारी या सूचना को ही ज्ञान का पर्याय माना जाता है तथा आज भी रट कर परीक्षा पास करना ही शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। इस धारणा के चलते बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है और बच्चे शारीरिक और मानसिक विकृतियों के शिकार होते जा रहे हैं। इसलिए पाठ्यक्रम के बोझ को कम करके शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना भी एक बड़ी चुनौती है, ताकि आईटी सेक्टर में जॉब कट होने पर भारतीय पेशेवरों के जॉब न जाएं। तीसरी चुनौती है सभी के लिए शिक्षा की अवधारणा को व्यापक बनाने की। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए तो सरकार वचनबद्ध है, लेकिन 6 से कम आयु के बच्चों की शिक्षा से सरकार बचती है। वस्तुतः 3 से 6 वर्ष की अवस्था जीवन की वह विशेष अवस्था होती है जब बच्चों के जीवन को विशेष आकार दिया जा सकता है। इसलिए 3 से 6 साल के बच्चों के लिए सरकार द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था करना जरूरी होता है। चौथी चुनौती यह कि एक समान स्कूली व्यवस्था के अभाव में देश में शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक अंतर दिखाई देता है। एक तरफ कुछ धनवान लोगों के बच्चे 5 स्टार होटल की सुविधा वाले स्कूलों में शिक्षा पाते हैं, तो दूसरी तरफ गरीब घरों के बच्चे साधारण और सुविधाविहीन स्कूलों में पढ़ने को अभिशप्त हैं। हालांकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें कमजोर तबकों के बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है, लेकिन भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक निजी स्कूल और अन्य प्राइवेट स्कूल मालिक इस संदर्भ में रोड़ा अटकाने का काम ही करते हैं। दूसरी बात यह कि ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट स्कूल उच्च गुणवत्ता का ही पालन करते हैं, बल्कि देश में कुकुरमुत्ते की तरह उगाए अधिकांश प्राइवेट स्कूलों में न ट्रेंड शिक्षक होते हैं, न ही वो बच्चों की जरूरतों का सही ख्याल रखते हैं। उनका मकसद बच्चों के ज्ञान और व्यक्तित्व का विकास करना नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा कमाना होता है। प्राइवेट कॉलेजों का भी यही हाल है। इसलिए समान शिक्षा व्यवस्था को लागू करना जरूरी है, ताकि अवसर के समानता की संवैधानिक अवधारणा का सही से पालन हो सके और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर रोक लग सके। पांचवी चुनौती यह है कि उच्च व तकनीकी शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए जो नियामक एजेंसियां हैं, जैसे यूजीसी, सीबीएसई, आईसीटीई और एनसीईआरटी आदि, उनमें सही कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इस कारण नए पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर परीक्षा आयोजित करने तक तथा टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर शिक्षकों व्याख्याताओं की बहाली तक में कमजोरी देखने को मिलती है। दूसरी बात यह कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं, पर उनमें भी कई दफा शिक्षा की नीतियों के संदर्भ में समन्वय का अभाव दिखता है। इसलिए इन सब की जवाबदेही तय करते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके अलावे स्कूल कॉलेजों में अध्यापकों की कमी, अखिल भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना, विद्यालयों में भाषा नीति, शिक्षा मद में कम वित्तीय आवंटन, विश्वविद्यालय परिसर में छात्र राजनीति और WTO के शिक्षा निर्देशों का पालन आदि कई चुनौतियां हैं जो देश की शिक्षा प्रणाली को खस्ताहाल बनाए हुए हैं। इसलिए इनसे निपटना भी जरूरी है। इन चुनौतियों को देखने के बाद यदि देश में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करें तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जाने की जरूरत है। जैसे बजट पर न्यूनतम 6% शिक्षा पर और 1.5% शोध पर अवश्य खर्च किया जाए। ऑन डिमांड बोर्ड एग्जाम की व्यवस्था की जाए। मिड डे मील की व्यवस्था का विस्तार 8वीं कक्षा के बच्चों तक किया जाए। शिक्षक बनने के लिए स्नातक में न्यूनतम 50% अंक और बीएड पास होना अनिवार्य किया जाए। इस संदर्भ में किसी भी राज्य को कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाए। बिना लाइसेंस के निजी स्कूल या कोचिंग खोलने की अनुमति नहीं दी जाए और हर एक 10 साल पर उन लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना अनिवार्य बनाया जाए। कॉलेजों में व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए भारतीय शिक्षा सेवा यानी IES की स्थापना की जाए और इसकी परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित की जाए। विश्वविद्यालय परिसर में जाति और धर्म के आधार पर छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगाया जाए। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के रहने की समय सीमा निर्धारित की जाए। स्नातक में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन हो। ग्रेड और अंक की जगह परसेंटाइल सिस्टम को परीक्षा पद्धति में शामिल किया जाए तथा सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जल्द से जल्द नई शिक्षा नीति लागू की जाए।
कुल मिलाकर इस संपूर्ण चर्चा का सार यही है कि सिर्फ संवैधानिक अधिकार बना देने से ही सभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल जाती, बल्कि उसके लिए नीति निर्धारण और उसके सही क्रियान्वयन की भी जरूरत है। आजाद भारत में राधाकृष्णन आयोग 1948, कोठारी आयोग 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, चट्टोपाध्याय समिति 1985, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आचार्य राममूर्ति समिति 1990, यशपाल समिति 1993, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा ढांचा 2005 और सबके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 जैसे अनेक विचार और नीतियां लागू किए गए और बहुत हद तक इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार भी हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज नवीन परिस्थितियों में फिर से नई शिक्षा नीति के साथ साथ व्यापक सुधार की आवश्यकता आन पड़ी है, ताकि बिहार में टॉपर घोटाला न हो सके, न ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत इतना पीछे रह सके। ध्यान रहे कि यदि शिक्षा का कायाकल्प नहीं किया गया तो युवा आबादी के बल पर देखा जाने वाला डेमोग्राफिक डिविडेंड का सुनहरा सपना डेमोग्राफिक डिजास्टर के दुःस्वप्न में बदल सकता है। अशिक्षित और अस्वस्थ कामगारों के बल पर कभी भी भारत महाशक्ति बनने का ख्वाब नहीं देख सकता। देश के शैक्षणिक हालात पर नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर आखिर कब तक विलाप करता रहेगा। इसलिए शिक्षा प्रणाली में सुधार की तत्काल दरकार है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों को तत्क्षण ध्यान देना चाहिए। आइए अब जल्दी से नोट कीजिए इस आर्टिकल से क्या सवाल बनता है। सवाल है, मौजूदा शैक्षणिक परिदृश्य को बताते हुए नई शिक्षा नीति के महत्व को प्रतिपादित कीजिए। अगर आप दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स क्विज और ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड को सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।